अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो की मदद से हम समझेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स को। तो सबसे पहले प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं उन एंजाइम्स की जो कि इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। मेन एंजाइम्स में आ जाते हैं आरएनए पॉलीमरेजेस, और यूकैरियोट्स के केस में 3 पॉलीमरेजेस हैं, जबकि हमने बात की थी कि प्रोकैरियोट के केस में सिंगल पॉलीमरेज होती है, वही अनवाइंडिंग कर रही होती है और वही पॉलीमराइजेशन कर रही होती है। जबकि यूकैरियोट्स के केस में पॉलीमरेज 1 जो है वो राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस कर रही होती है। आप लोगों ने सुना होगा 28S राइबोसोमल आरएनए, 18S राइबोसोमल आरएनए और 5.8S राइबोसोमल आरएनए। ये आरएनए बेसिकली राइबोसोम्स बनाने में यूज हो रहे होते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 2। ये मेन एंजाइम है यूकैरियोट्स के केस में जो पॉलीमराइजेशन होनी है या जो आरएनए सिंथेसिस होना है मैसेंजर आरएनए, वो पॉलीमरेज 2 ने करना है। और ना सिर्फ मैसेंजर आरएनए बल्कि एसएनआरएनए जिनको हम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं, और एमआईआरएनए माइक्रो इंटरफेरिंग आरएनएज, ये भी पॉलीमरेज 2 बनाती है। और पॉलीमरेज 3 के केस में ये ट्रांसफर आरएनए बनाती है, साथ ही ये 5S आरएनए और स्मॉल मैसेंजर आरएनए भी बनाती है। अब ये जो पॉलीमरेज होती है, अब ये जो पॉलीमरेज 2 है ये डायरेक्टली बाइंड नहीं कर सकती, तो इसको कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स चाहिए होते हैं जो पहले आके बाइंड करते हैं, जगह बनाते हैं, और फिर पॉलीमरेज 2 को रिक्रूट किया जाता है ताकि वो आए और पॉलीमराइजेशन कर सके। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है TF2D का। TF स्टैंड्स फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और 2 पॉलीमरेज की वजह से है पॉलीमरेज 2, और D अल्फाबेटिकली नेम्स दिए गए हैं यहाँ पे। तो TF2D क्या करता है, ये रिकग्नाइज करता है टाटा बॉक्स को। टाटा बॉक्स बेसिकली प्रमोटर के अंदर एक ऐसी रीजन है जो कंजर्व्ड होती है, वहाँ पे आके बाइंड करके रिकग्नाइज करते हैं ये फैक्टर्स कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है। जैसे इस केस में आप देखें, ये हमारा प्रमोटर रीजन है और ये अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम है तो हम इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ से हमारा एरिया जो है ये डाउनस्ट्रीम, जिसको +1 से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो प्रमोटर रीजन के अंदर यूकैरियोट्स के केस में बेसिकली 3 रीजन्स होती हैं, जिसकी आगे हम डिटेल में बात करेंगे। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और फिर एक यहाँ पे है। फिलहाल के लिए हम समझते हैं टाटा बॉक्स को। तो जो पहला एरिया यहाँ पे -30 पे आता है, इसको कहा जाता है टाटा बॉक्स। प्रोकैरियोट्स के केस में हमने इसको प्रिमनियो बॉक्स बोला था। अब यहाँ पे TF2D आता है। TF2D के पास एक डोमेन है जिसको कहते हैं टाटा बॉक्स बाइंडिंग डोमेन या प्रोटीन। ये एरिया आएगा, ये TBP जो है ये रिकग्नाइज करेगा इस टाटा बॉक्स को और बाइंडिंग करवाएगा इस पूरे TF2D की इस एरिया के साथ। उसके बाद बाकी सारे जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो इसके ऊपर रिक्रूट होते जाएंगे। तो सबसे पहले बाइंडिंग किसने कराई? TBP ने रिकग्नाइज किया टाटा बॉक्स को और बाइंडिंग कराई TF2D बॉक्स की, TF2D ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की। तो TBP की बात हो गई, ये पार्ट है TF2D का और टाटा बॉक्स को बाइंड कर रहा है। उसके बाद आ जाता है TF2A। ये क्या करता है कि ये स्टेबलाइज करता है ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है प्रमोटर का और TF2D का या TBP का, इस कॉम्प्लेक्स को ये स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है। TF2A के बाद आएगा TF2B, और ये करेगा पोजीशनिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज कि वो सही जगह पे आके बाइंड करे। उसके बाद बारी आती है TF2F की। ये क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज को लेकर आएगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज अकेला आ नहीं सकता, तो ये उसका कंपेनियन है, ये उसको पकड़ के लाके अपनी साइड पे बिठाएगा। फिर बारी आती है TF2E की। ये रिक्रूट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H को, TF2H को। TF2H बेसिकली एक हेलिकेज का काम करता है और काइनेज की एक्टिविटी का काम करता है। अब ज़रा डायग्राम की मदद से समझते हैं कि किस तरह से। आप ये देखें, अगर ये हमारा प्रमोटर है, यहाँ से हमारा प्रमोटर है, -1 कंसिडर कर लें, यहाँ पे +1 कंसिडर कर लें, और यहाँ पे हमारा टाटा बॉक्स है। अब ये सारे फैक्टर भी यहाँ पे आके लगे हैं, इस तरह से इन्होंने इसको कैप किया है, और हमारा आरएनए पॉलीमरेज भी यहाँ पे आके लगा है। तो ये जो पॉलीमरेज 2 होता है, इसकी इस तरह से ये टेल होती है, और इसको कहते हैं CTD, C टर्मिनल डोमेन। तो ये जो TF2H है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे TF2H है,
एक तो ये इसको हमने बोला पहली एक्टिविटी क्या है इसकी कि ये हेलिकेज का काम करेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी और दोनों स्ट्रैंड्स को ओपन करेगी। और इस केस में ये एटीपीएज की एक्टिविटी भी इसको कह सकते हैं कि एटीपी का ब्रेकडाउन करके ये सारा काम कर रहा है। दूसरी इसकी एक्टिविटी है काइनेज कि ये फॉस्फोराइलेशन करता है सी टर्मिनल डोमेन की, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगाएगा और ये क्या एक्टिवेट कर देगा इसको एक्टिवेट कर देगा ताकि ये इस डायरेक्शन में अब पॉलीमराइजेशन या मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट कर दे। तो हमने बात की टाटा बाइंडिंग प्रोटीन की, ये रिकॉग्नाइज किया टीबीपी जिसको हमने कहा, इसने टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज किया प्रमोटर के अंदर और डीएनए के अंदर एक बैंड डाल दिया। इसके बाद सारे जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं वो आके यहाँ जमा होते गए और ये एक बन गया प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स। जैसे ही हेलिकेज TF2H आया तो यहाँ पे बना के भी देख तो सबसे पहले क्या हुआ कि TBP आया, ये TF2D का पार्ट था, इसने टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज किया। इसके बाद TF2A आया, फिर B आया, फिर हमारी जो पॉलीमरेज थी इसको कौन सा फैक्टर लेके आया TF2F। अब ये भी यहाँ पे आके बाइंड हुए। उसके बाद अब बारी आई E की। E ने क्या किया कि यहाँ पे जो TF2H था TF2H को यहाँ पे बाइंड करवा दिया। अब ये बन गया, ये जितना भी सारे फैक्टर आके बाइंड हुए हैं ये बन गया प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स, या फिर आप इस पूरे कम्प्लेक्स को कह सकते हैं क्लोज्ड कम्प्लेक्स, क्योंकि अभी तक ये ओपन नहीं हुआ। और जैसे ही हमारा क्या प्रोसेस होगा, ये TF2H काम करेगा काइनेज का और साथ ही काम करेगा ATPase का या हेलिकेज का। ओपनिंग होने लग जानी, काइनेज एक्टिवेट कर रहा है पॉलीमरेज 2 को, सॉरी 3 नहीं 2, पॉलीमरेज 2 को एक्टिव कर रहा है और जो हेलिकेज है ये जो हमारा स्ट्रैंड है इसको ओपन करा रहा है। तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट हुई, जैसे ही ये सारे बाइंड हुए हमारा डीएनए कुछ इस तरह से हुआ और जैसे ही फिर इसने काइनेज वाली एक्टिविटी कर ली और दूसरी जो है एटीपीएज वाली एक्टिविटी की, तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो गया। इसके बाद जो हमारी पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड थी ये अब इस डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम चल पड़ेगी। अब ये सारी चीज़ें डिफाइन कैसे हो रही हैं कि हमारा कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, तो उसको हम इस डायग्राम की मदद से देखते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो स्ट्रैंड हमारा 5 to 3 डायरेक्शन में है वो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है या हमने उसको कहा सेंस स्ट्रैंड, और जिससे हमारा मैसेंजर आरएनए बन रहा है जिसको टेम्पलेट स्ट्रैंड हम बोल रहे हैं उसकी डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जो हमारा मैसेंजर आरएनए बन रहा है उसकी डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, और इसको फिर हमने एंटीसेंस भी बोला। ठीक है, अब ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए आपने इसको याद करना है कि सेंस स्ट्रैंड कौन सा है, एंटी सेंस स्ट्रैंड कौन सा है और इसको क्यों इसलिए कहा जाता है सेंस और एंटी सेंस। अब काइनेज एक्टिविटी इसने की तो इसमें फॉस्फोराइलेट कर रहा है CTD जो हमने टेल बना के देखी ऑफ पॉलीमरेज 2 अलाउज ट्रांजिशन फ्रॉम इनिशिएशन टू इलोंगेशन। अब पॉलीमरेज आगे डायरेक्शन में चल पड़ेगा, पहले इनिशिएशन हुई थी जिसको प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स बोला था, जब सारे फैक्टर बाइंड हो गए इनिशिएशन हुई और फिर उसके बाद जैसे ही एक्टिवेशन हुई पॉलीमरेज 2 की तो एलोंगेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस स्लाइड को समझने से पहले अब हमने एक डायग्राम देखनी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा प्रमोटर एरिया है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यूँ। ये जो रेड बॉक्स के अंदर है ये हमारा प्रमोटर एरिया है। यहाँ पे -25 पे टाटा बॉक्स है, फिर इसके बाद -70 पे कैट बॉक्स है और उसके बाद थर्ड बॉक्स है GC बॉक्स है। यूकैरियोट के केस में ये तीनों पोजीशंस होना ज़रूरी हैं। जो डीएनए की ओपनिंग होनी है वो टाटा बॉक्स से होनी है
और उसके बाद ये जो फैक्टर्स हैं, ये दोनों जो हमारे बॉक्सेस हैं, ये इसकी ये ट्रांसक्रिप्शन के रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इससे पीछे अगर चले जाएं तो यहाँ पे कुछ कह लें कि रेगुलेटर, इन्हांसर या फिर साइलेंसर ये प्रेजेंट होते हैं। टाटा बॉक्स जो है ये आरएनए पॉलीमरेज की पोजीशनिंग को कंट्रोल करता है। कैट बॉक्स जो है ये एनहांस करता है प्रमोटर की एक्टिविटी को, इससे ये ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और जीसी बॉक्स का भी यही काम है, ये रेगुलेटरी फंक्शन करता है। अगर बात करें इनके कंजर्व सीक्वेंसेस की, तो ये जो जीसी बॉक्स है इसमें होता है जी 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 सी जी और जी, और जो कैट बॉक्स है इसमें होता है सीक्वेंस सी सी ए टी, और टाटा बॉक्स का सीक्वेंस होता है टी ए टी ट्रिपल ए। अब जो हमने बात की कि इन्हांसर या रेगुलेटर, तो वैसे इनको भी कहा जा सकता है, ये भी हैं। इन्हांसर की अगर हम बात करते हैं पार्टिकुलरली, तो ये क्या करता है, इंक्रीज द ट्रांसक्रिप्शन रेट, ट्रांसक्रिप्शन के रेट को इंक्रीज करेगा और प्रमोटर से बहुत दूर रह के ये फंक्शन कर सकता है। इसके साथ कुछ एक्टिवेटर प्रोटीन्स होती हैं जो बाइंड करेंगी। अच्छा, तो जैसे ही इसके साथ बाइंडिंग होगी, तो फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें ये जो इन्हांसर है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स इसके साथ बाइंड होंगी, ये इस फॉर्म में लूप में आएगा और कांटेक्ट करवाएगा किसके साथ, प्रमोटर के साथ। तो इन्हांसर का काम होता है जीन की ट्रांसक्रिप्शन के रेट को इंक्रीज कराना। अगर इन्हांसर एक्टिव है तो हमारी जीन ज़्यादा फंक्शन करेगी, और अगर साइलेंसर एक्टिव है, सेम अगर साइलेंसर के साथ भी इस तरह की कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स बाइंड करेंगी, और अगर साइलेंसर एक्टिव है तो फिर इस जीन का फंक्शन थोड़ा हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो चलें वापस अब अपनी स्लाइड पे जाते हैं और जाके देखते हैं कि उस टेक्स्ट के बारे में हमें अब समझ आती है कि नहीं। तो आप ये देखें कि जो प्रमोटर एलिमेंट है उसमें 3 बॉक्स हैं, टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स और जीसी बॉक्स। टाटा बॉक्स क्या कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज की पोजीशनिंग कर रहा है। कैट बॉक्स इनहांस कर रहा है प्रमोटर की एक्टिविटी को, और जीसी बॉक्स रेगुलेटरी बाइंडिंग साइट है, और इनका सीक्वेंस भी यहाँ पे मेंशन्ड है। इनहांसर की हमने बात की। इनहांसर क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन रेट, ट्रांसक्रिप्शन के रेट को इंक्रीज कर रहे हैं और बहुत दूर से फंक्शन कर रहे हैं। और जैसे ही इसके साथ रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड होती हैं, ये एक लूप की फॉर्म बनाता है, प्रमोटर के साथ इंटरेक्ट करता है और फिर जो ट्रांसक्रिप्शन का रेट है उसको इंक्रीज कर देता है। साइलेंसर का भी सेम इस तरह से, लेकिन अपोजिट फंक्शन है कि रिप्रेसर, जैसे ही इसके साथ रिप्रेसर प्रोटीन्स बाइंड करेंगी ये ट्रांसक्रिप्शन के रेट को सप्रेस कर देगा। फिर कुछ प्रोटीन्स मिलके मीडिएटर कम्प्लेक्स बना रही होती हैं, और ये एक लार्ज कम्प्लेक्स होता है। फंक्शंस क्या होते हैं कि ट्रांसफर रेगुलेटरी सिग्नल्स, तो ये कम्प्लेक्स बेसिकली एक्टिवेटर्स को कनेक्ट कर रहा होता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ, जिसकी वजह से वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं रेगुलेटरी सिग्नल और उस कम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करते हैं, ये जो इनिशिएशन कम्प्लेक्स बनता है, और हमारे पूरे जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आ जाती हैं कुछ एक्टिवेटर प्रोटीन्स। एक्टिवेटर प्रोटीन्स के कुछ और फंक्शन हम देखते हैं, जिसके अंदर ये रिक्रूट करती हैं ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी को, क्रोमेटिन को ओपन करती हैं। कि आप ये देखें कि जब हमारा क्रोमोसोम इस फॉर्म में है, कुछ ऐसी फॉर्म में है, और इधर क्रोमेटिन ने इसको पकड़ा हुआ है, बिल्कुल ये हिल भी नहीं सकता। ठीक है, बहुत टाइटली पैक्ड हुआ है। इस तरह से तो कुछ ऐसी प्रोटीन्स आती हैं जो जिनके आगे हम बात करेंगे, जो इसको ओपन करेंगी और जगह बनेगी कि क्रोमेटिन अनवाइंड हो या अनकॉइल हो, और फिर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट किया जा सके। आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग की एक्टिविटी को भी ये इनहांस करती हैं। इनकी एग्जांपल है गैल4 और स्टीरॉयड हार्मोन रिसेप्टर्स। सेम इस तरह की रिप्रेसर प्रोटीन्स की बात आ जाती है, ये एक्टिवेटर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन का जो रेट है वो सप्रेस हो जाता है। दूसरा ये भी कर सकती हैं कि जो फैक्टर्स असेंबल हो रहे हैं इनकी असेंबली ना होने दें, या इनके साथ बाइंड करके, और जैसे TF2T को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो वहाँ पे रुक जाएगा। या अदर केस में बात की जाए कि जो हमारी हिस्टोन प्रोटीन हैं इनकी एसिटाइलेशन होती है, जिसकी वजह से ये ओपन होते हैं,
और यूक्रोमेटिन की फॉर्म में ये आ जाते हैं। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन ऐसी डीएसिटाइलेजेस को यहाँ पे रिक्रूट करेगा, जिसकी वजह से हिस्टोन्स दोबारा इसको इस तरह से कैच कर लेंगी और ये बंद कर देंगी। अब जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं और जो हमारी आरएनए पॉलीमरेज 2 है उसको एक्सेसिबल ही नहीं है डीएनए, तो वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हमारे पास हिस्टोन एसिटाइलेजेस की बात आ जाती है, जो कि एसिटाइल ग्रुप ऐड करते हैं हिस्टोन्स पे और उनका इंटरेक्शन लूज हो जाता है डीएनए के साथ, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल हो पाती है। सेम इस चीज को फिर रिवर्ट करने के लिए हिस्टोन डीएसिटाइलेजेस होती हैं, जो कि रिमूव कर देती हैं वो एसिटाइल ग्रुप और दोबारा से जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो जाएगी और ट्रांसक्रिप्शन का जो रेट है वो रिप्रेस हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। तो सेम इस तरह हेलिकेज की हमने बात की, TF2H टोपोआइसोमरेज भी काम करते हैं जो कि सुपर कॉइलिंग को रिमूव करते हैं। तो यूकैरियोट्स के केस में इंट्रॉन और एक्सॉन की फॉर्म में हमारा जो डीएनए प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम की मदद से हम ये समझ सकते हैं जैसे कि हमारा नेसेंट आरएनए बना तो उसके अंदर एक्सॉन भी था, इंट्रॉन भी था, एक्सॉन भी था, इंट्रॉन भी था। तो इस तरह से ये काम करता है यूकैरियोट्स के केस में। और जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, जिसको कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। अब ये सारा काम एलोंगेशन होने के बाद होना है। आरएनए स्प्लाइसिंग में कुछ ऐसी प्रोटीन्स काम कर रही होती हैं जो एक्सॉन बेसिकली इनकोडिंग होती हैं। आप याद करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, E फॉर एक्सॉन और E फॉर इनकोडिंग। और इंट्रॉन जो है कि वो नॉन कोडिंग, ये जस्ट रेगुलेट करने के लिए होते हैं या डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए होती हैं। तो आरएनए में से अब जब आरएनए स्प्लाइसिंग होगी पीछे रह जाएंगी सिर्फ एक्सॉन। अब ये इनकोडिंग है, जिप प्रोटीन को इनकोड कर रही हैं। तो इस सारे कंसेप्ट को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारा जो डीएनए था वो इस तरह से बाइंड था अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स, इस तरह से कॉइल हुआ। अभी ये एक्सेसिबल नहीं है, तो इन हिस्टोन की एसिटाइलेशन हुई जिसकी वजह से ये लूज हो गए और यहाँ पे एक्टिवेटर जो है या मेडिएटर कम्प्लेक्स जो है वो आके बाइंड कर सकता है एक्टिवेटर के साथ। एक्टिवेटर प्रमोटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, बाकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करेंगे, फिर हमारी पॉलीमरेज आके बाइंड करेगी और प्रोसेस इस डायरेक्शन में फिर स्टार्ट हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर हम दोबारा इस चीज़ को देखें कि यहाँ पे टाटा बॉक्स था, TF2D की TBP जो डोमेन है उसने आके टाटा बॉक्स के साथ बाइंड किया, फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डिफरेंस आने लग गए जिनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर B है, F जो पॉलीमरेज को लेके आ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर A है और E है और H है जो यहाँ पे आके पूरा कम्प्लेक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये सारी प्रोटीन्स मिल के क्या बनाती हैं, स्प्लाइसोसोम बनाती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, इंट्रॉन्स को रिमूव करना। स्प्लाइसिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि डिटेल में इसको समझाया जा सके। फिलहाल के लिए इतना कंसेप्ट काफ़ी है। इसके बाद कैपिंग हो रही होती है। जब मैसेंजर आरएनए थोड़ा सा बन गया तो जैसे ही वो बाहर निकलेगा डीएनए कम्प्लेक्स से, तो पॉलीमरेज ने क्या कराना है, इसके ऊपर 5 प्राइम कैपिंग करनी है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास 3 तरह के एंजाइम काम कर रहे होते हैं। तो ये कुछ इस तरह है, फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियोटाइड इधर होगा और फिर इसके साथ इस तरह से 3 फॉस्फेट लगे हैं और ये 5 प्राइम एंड है इसका। तो यहाँ से फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करेगा, एक फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास रह जाएंगे 2 फॉस्फेट और ये 5 प्राइम डायरेक्शन। यहाँ पे गुआनाइल ट्राइफॉस्फेट आएगा एंजाइम जो क्या करेगा, यहाँ पे ऐड करेगा इस तरह से 5 प्राइम GPP। इसके बाद हमारे पास मिथाइलेज आ जाएगा जो क्या करेगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप ऐड कर देगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है मिथाइलेट 7 मिथाइलेट गुआनाइल ट्राइफॉस्फेट और ये कैप का काम करता है 5 प्राइम एंड के ऊपर और इसके आगे हमारा मैसेंजर आरएनए है। तो हमें ये अब समझ आ गई कि ये 5 प्राइम कैप किस तरह से बनती है। उसके बाद जब हमारा आरएनए बन के कंप्लीट हो जाएगा तो A पॉलीमरेज क्या करेगा, अराउंड 200 न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देगा, जिसको पोली A टेल भी बोलते हैं 3 प्राइम एंड पे।
अब ये इसका मकसद क्या होता है कि आरएनए स्टेबलाइज हो जाए, उसकी डिग्रेडेशन ना हो और ट्रांसलेशन में भी हेल्प करे। फिर कुछ क्लीवेज फैक्टर्स आ जाते हैं जो कट करते हैं प्री एमआरएनए को बिफोर पॉलीएडिनिलेशन और टर्मिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सी टर्मिनल डोमेन पॉलीमरेज 2 का क्या काम होता है, ये कोऑर्डिनेट करती है आरएनए प्रोसेसिंग को, आरएनए बना रही होती है बेसिकली, और रिक्रूट करती है कैपिंग एंजाइम को, जैसे कि हमने डायग्राम में समझा, और यही सप्लाइसोसोम बनवाती है और यही पॉलीएडिनाइलेशन फैक्टर्स में हेल्प करवा रही होती है। अब कुछ प्रोटीन्स हैं जो टर्मिनेशन में हेल्प करवा रही होती हैं। कुछ सिग्नल्स आएंगे, जैसे कि यहाँ पे ये आ रहा है ए। जैसे ही ये सिग्नल आएंगे तो सेल के अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको इंट्रिंसिक सिग्नल भी कहा जाता है, जैसे कि हमारे पास CSF है जिसको हम क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर कहते हैं, या CPSP है जिसको क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर कहा जाता है, या फिर CF है जिसको क्लीवेज फैक्टर कहा जाता है। तो ये कम्प्लेक्स जब इस सीक्वेंस के साथ रिकग्नाइज करेगा तो ये इसको टर्मिनेट कराने में हेल्प करेगा। तो ये जो क्लीवेज फैक्टर्स हैं ये वहाँ पे आरएनए पे जाके कट लगाएंगे और ये आरएनए DNA हाइब्रिड अब अलग हो जाएगा। जैसे ही ये अलग होगा तो पॉलीमरेज जो है, पॉलीमरेज 2, ये डिसोसिएट हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी इससे। फॉर एग्जांपल ये मैसेंजर आरएनए यहाँ से यूं आया 5 प्राइम टू 3 डायरेक्शन, ये इसकी है, पॉलीमरेज यहाँ से रिलीज होके चला गया। अब आएगा पॉलीमरेज, ये क्या करेगा 3 प्राइम यहाँ पे 3 प्राइम पे 200 एडेनिन की न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा और इसको हम कहेंगे पॉली-ए-टेल। अब ये DNA स्टेबल रहेगा। पॉली-ए-टेल जो बेसिकली इसकी मूवमेंट में भी हेल्प कर रही होती है, ट्रांसलेशन में भी हेल्प कराती है, इसकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाती है और आरएनए से भी इसको बचाती है। और यहाँ पे 5 प्राइम कैप है तो ये इस डायरेक्शन में अब मूवमेंट भी करवा सकता है। जब न्यूक्लियस में, क्योंकि ये बना सारा प्रोसेस न्यूक्लियस में हुआ, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना है जहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन होगी, तो ये मूवमेंट कराएगा। अब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में 5 प्राइम इसका हेड है तो ये हेड की तरफ से मूव करेगा और न्यूक्लियर पोर्ट से निकल के बाहर चला जाएगा जहाँ पे राइबोसोम्स के साथ मीट करेगा और फिर इसकी ट्रांसलेशन होगी, इसकी प्रोटीन प्रोडक्शन होगी। तो ये सारी कहानी थी ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।